Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फेथफुल एम्पलीफिकेशन कॉन्सेप्ट का मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। पिछले लेक्चर में हमने बेस रजिस्टर मेथड या फिक्स्ड बायस मेथड के बारे में चर्चा किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक मेथड। ठीक है, फिक्स्ड बायस मेथड से हमें अच्छा स्टेबलाइजेशन जो है नहीं मिल रहा था, पुअर स्टेबलाइजेशन जो है मिल रहा था। तो फिक्स्ड बायस मेथड में जो हम सर्किट यूज़ करते हैं उस सर्किट में थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, दूसरा सर्किट जो है यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है फिक्स्ड बायस मेथड का जो ये सर्किट ये था। ठीक है, अब इस सर्किट में हम क्या करेंगे, मतलब इस मेथड में हम क्या करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एमीटर टर्मिनल साइड में, ठीक है, एक जो है यहाँ पर ये जो एमीटर रजिस्टेंस है आर, ये जो है यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये एमीटर रजिस्टेंस जो है हमारे पास ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें जो है कितना हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दिया। तो ये जब हम जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक कहते हैं। मतलब जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक कहते हैं। तो रिज़ल्ट क्या मिलता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसी का जो है एक और मॉडिफिकेशन जो रूप है ये मैं कंसिडर कर दिया हूँ, ये सेम ही है इसके। यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसका जो ये जो बेस है, ठीक है, इसका एक जो सिरा है वो सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव से कनेक्ट है और एक जो है बेस से कनेक्ट है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेम ही है। देखिए ये जो है क्या है, बेस से कनेक्ट है और इसका जो निगेटिव है वो क्या है, इधर जो है ग्राउंडेड है, मतलब जीरो पोटेंशियल पर है। ठीक है, ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा गया है। तो ये जो है हमारा ये इस टाइप से ये ग्राउंडेड हो जाएगा, इसका निगेटिव। और यहाँ पर जो है ये सेम, इसका जो पॉजिटिव है ये फिर से कलेक्टर से कनेक्ट है। ठीक है, और इसका जो निगेटिव है इधर क्या है, ये ग्राउंडेड है, ये जो है हमारा ग्राउंडेड है। मतलब ये सर्किट सेम ही है। ये यहाँ पर किरचॉफ लॉ KVL अप्लाई करने के लिए मैं जो हूँ इसको इस टाइप से बना दिया हूँ। मतलब दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्किट अरेंजमेंट। इसका जो सर्किट अरेंजमेंट होता है फिक्स्ड बायस मेथड की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें बस हम क्या करते हैं, यहाँ जो है एक एमिटर रेजिस्टेंस जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, the circuit arrangement of base bias with emitter feedback is shown in above figures. In this circuit only an emitter resistor is connected to the base bias circuit. ठीक है, तो ये जो बेस बायस सर्किट होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एमीटर रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप फिक्स्ड बायस मेथड का जो है पूरा जो हम पहले लिखे थे उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसमें जो प्रोसेस कैसे कनेक्ट किया गया है इसमें हम नोट्स में पूरा लिखे थे। ठीक, तो इसमें चेंजेस क्या किया गया है, बस ये R रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट किया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में क्या हो जाएगा, लेट IC बी द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट, देन IC इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, बीटा इंटू IB होता है। ठीक, तो बीटा इंटू IB किस केस में होता है, जब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, मतलब उसके द्वारा जो करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट, उसको हम इस कंडीशन में नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब क्या होगा, वहाँ पर एमिटर ओपन होगा उस केस में। तो मतलब यहाँ पर जो है हम टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किए हैं, तो जो लीकेज करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में वो जो है अभी क्या है, उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो IC इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बीटा इंटू IB होता है। नाउ कंसिडरिंग द क्लोज्ड सर्किट ABEGA एंड अप्लाइंग KVL वी गेट। ठीक है, अब देखिए मैं ABEGA ये क्लोज्ड सर्किट
यदि मैं इसमें KVL अप्लाई करूं, ठीक है, तो VCC इक्वल टू हो जाएगा, ये हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट जो है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं क्या लूँगा, निगेटिव लूँगा। तो VCC माइनस IB इंटू RB हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर क्या होगा, प्लस से माइनस VBE, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ये प्लस से माइनस, ठीक। तो ये माइनस VBE, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है फी से इधर आएगा, ठीक है, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, I इंटू RE। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, IE इंटू RE, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I इंटू RE इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर इसको ये कहूँ कि यहाँ जो वोल्टेज सप्लाई देंगे वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसके सम, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने उसके सम के बराबर लिख लिया, या फिर इसको इस साइड ले गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब हम जानते हैं, ठीक है, यूजिंग I इक्वल टू IB प्लस IC। I का वैल्यू क्या होता है, IB और कलेक्टर करंट का सम होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम, ठीक है, ये मैं पुट कर दिया। अब देखिए VCC इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, IB इंटू RE, और ये हो जाएगा IC इंटू RE, ठीक है। नाउ यूजिंग IC इक्वल टू बीटा IB। अब IC इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ, बीटा IB लिख दूँ, ठीक है, जैसा कि ये है। तो यहाँ से VCC इक्वल टू ये सेम प्लस VBE प्लस IB इंटू RE, और इसके जगह पर बीटा IB ये लिख दिया, IC की जगह पर बीटा IB इंटू RE। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेम रहेगा, फिर से इधर यहाँ से बीटा बीटा RE कॉमन निकाल लेता हूँ, तो IB कॉमन, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस बीटा RE कॉमन, ये, ठीक है। या फिर IB इंटू RE कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा बचेगा, ठीक। तो VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, IB दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक। VBE यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो IB कॉमन निकलेगा तो ये RB प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा इंटू RE, ठीक। तो ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पहले केस में चाहिए, हमें जो है ऑपरेटिंग पॉइंट का जो है कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट निकालने के बाद मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट क्या है, IC और VCE, ठीक है। तो IC और VCE निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि उनका जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं, या फिर बीटा के ऊपर वेरी कर रहा है या नहीं। यदि इन दोनों से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है स्टेबलाइजेशन जो है क्या है, गुड है, अच्छा है, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन अच्छा होगा मतलब वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है सेंटर में लाई करेगा और हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम IC निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिल जाएगा मुझे IB इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। ये अब हम जानते हैं कि VCC जो है बहुत ही लार्ज वैल्यू होता है, ठीक है। उसके कंपेयर में जो VBE होता है, ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन कुछ भी हो, दोनों का ही जो वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। 0.3 टू 0.5 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। तो VCC से बहुत कम होता है, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस बीटा को मैं बीटा के नियरली बीटा के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीटा यदि मैं आपके पास कहूँ 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको यदि 1 रुपये और दे दिया जाए तो आपके पास हो जाएगा 1001 रुपीज़, ठीक है। तो उस केस में भी आप कहोगे मेरे पास 1000 रुपीज़ ही है, मतलब जो वैल्यू है बीटा में, ठीक है, जो वैल्यू रहूँगा उसमें यदि 1 मैं ऐड कर दूंगा तो उसके वैल्यू पर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बीटा जो है बहुत बड़ा है 1 के कंपेयर में, इसलिए 1 प्लस बीटा को मैं बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो हम स्मॉल जो चेंजेस है जो हम अज्यूम करते हैं, इसी वजह से हमें क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है आइडियल नहीं मिल पाता, या फिर स्टेबिलिटी फैक्टर ही नहीं, कुछ भी वैल्यू का जो आइडियल वैल्यू होता है वो हमें फाइंड नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडियल वैल्यू फाइंड ना होने का रीज़न क्या है, आइडियल वैल्यू अचीव ना होने का रीज़न क्या है, ये जो हम छोटे छोटे अजम्पशन लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, इसी वजह से हमें आइडियल वैल्यू नहीं मिल पाता, ठीक है। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक। तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये नेगलेक्ट हो गया, VCC अपॉन ये RB प्लस बीटा इंटू RE, ठीक है। अब IB निकाल लिया तो IC का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, मैं जानता हूँ
IC का वैल्यू बीटा इंटू IB होता है, तो IC का वैल्यू बीटा इंटू IB, तो IB का वैल्यू जस्ट मैं अभी निकाला ये वाला, ठीक, इसको मैं पुट कर दूंगा तो मुझे IC का वैल्यू मिल जाएगा। तो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बीटा इंटू VCC अपॉन RB प्लस बीटा इंटू RE, बीटा कॉमन निकालूँ नीचे साइड से, क्या हो जाएगा, ये RB अपॉन बीटा हो जाएगा प्लस RE हो जाएगा ये, और बीटा बीटा कैंसल, तो IC इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, VCC अपॉन RE प्लस RB अपॉन बीटा, ये IC का वैल्यू जो है मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसका जो टेम्परेचर चेंजेस है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी है और बीटा वेरिएशन है, उसको हम जो पूरा वैल्यू है पहले कंसिडर कर निकाल लेने के बाद हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, IC तो मिल गया, अब मुझे चाहिए VCE। तो फिर से मैं क्या करूँगा, आउटपुट सर्किट में जो क्लोज्ड जो सर्किट रहेगा, ठीक है, उस पर मैं क्या करूँगा, KVL अप्लाई करूँगा। नाउ कंसिडरिंग द क्लोज्ड सर्किट HCEGH एंड अप्लाइंग KVL वी गेट। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास है क्लोज्ड सर्किट ये HCEG और H, ठीक है, तो इस पर मैं KVL अप्लाई करूँ तो फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मैं जाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ये, ठीक है, VCC, फिर से ये डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IC इंटू RC नेगेटिव होगा, यहाँ पर फिर से प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस VCE होगा, और ये फिर से प्लस से माइनस जा रहा है तो ये IE इंटू RE होगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप। या फिर ये कहूँ, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है VCC, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के क्या है, सम के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ये VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCC प्लस IRE। ठीक है, ये KVL लॉ से मैं निकाला हूँ। अब देखिए IB का वैल्यू जो होता है बहुत स्मॉल होता है IC के कंपेयर में। ठीक है, IB में मतलब बेस में क्या होता है, या फिर जो होल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका 5% से जो है उसमें जा पाता है। ठीक है, ये आपके PNP या NPN ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो करंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, IB को लगभग नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, तो यहाँ पर I इक्वल टू IC हो जाएगा। ठीक है, तो I की जगह पे मैं IC लिख देता हूँ, ये फिर से हमने असम्पशन लिया है। ठीक है, मतलब माने हैं ये, तो VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इंटू RC प्लस VCE प्लस ये क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा IC इंटू RE। ठीक, तो VCC इक्वल टू फिर से IC कॉमन निकल गया, क्या बचा RC प्लस RE और ये प्लस VCE। ठीक, तो मुझे चाहिए इसका वैल्यू चाहिए, तो VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC, ठीक, इंटू RC प्लस RE। तो ये मुझे IC और VCE का वैल्यू मिल गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, जो IC का वैल्यू ये मिला है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और VCE का वैल्यू जो मिला है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मुझे सेंटर में लाई करने के लिए जो है क्या कंडीशन चाहिए कि जो IC मुझे मिलना चाहिए वो जो है एक्टिव रीजन में मिलना चाहिए। ये वाला क्या होता है, इस साइड एक्टिव रीजन, मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है वहाँ पर वर्क करता रहता है, ऑन रहता है। ठीक है, ये इधर क्या होता है, कट ऑफ रीजन होता है, ट्रांजिस्टर जो है फॉरवर्ड बायस्ड में नहीं रहता है उस टाइम। ठीक है, और इधर जो है सैचुरेशन रीजन होता है, मतलब VCE का वैल्यू उधर 0 रहता है यहाँ पर, और IC का जो है मैक्सिमम रहता है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब एक्टिव रीजन में मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए यहाँ पर मिडिल में, तो यहाँ जो सैचुरेशन होगा, नाउ इन सैचुरेशन रीजन VCE इक्वल टू 0, VCE यहाँ पर 0 रहता है सैचुरेशन रीजन में। ठीक, कब देन IC बिकम्स मैक्सिमम, IC क्या होगा उस टाइम, मैक्सिमम होगा एट दिस कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ से VCE जब 0 रहेगा तो VCC माइनस IC क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, इंटू RC प्लस RE। IC कौन से कंडीशन में पहुंच जाता है, ये सैचुरेशन में पहुंच जाता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या हो जाए, मतलब IC का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके लिए RC प्लस RE। ठीक है, ये हर मेथड में अलग अलग मिलेगा ये वाला वैल्यू हमें। ठीक है, वो हमारे रेजिस्टेंस अप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IC सैचुरेशन करंट का वैल्यू मुझे इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे एक्टिव रीजन में चाहिए क्या, जो करंट है वो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि IC का जो वैल्यू है, ये जो सिग्नल कलेक्टर करंट का, वो जो मैक्सिमम IC सैचुरेशन है करंट है, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है,
इस तरह कम होना चाहिए, प्रॉपरली कम होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये मिडिल में लाई कर सके, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, IC जो है लेस देन होना चाहिए IC सैचुरेशन से, या IC सैचुरेशन ग्रेटर देन होना चाहिए IC से, देन वी गेट Q पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट इन एक्टिव रीजन। नाउ अगेन फ्रॉम इनपुट सेक्शन वी हैव, अब देखिए फिर से अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमने IC और हमने क्या कर लिया, IC और VCE जो है फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, उनके टेम्परेचर डिपेंडेंसी को चेक करना है और बीटा जो डिपेंडेंसी है उसको चेक करना है। ठीक है, IC और VCE के वैल्यू पर, मतलब उस पर क्या इफेक्ट डालेगा उसको चेंज करना है। यदि चेंज नहीं होगा IC और VCE टेम्परेचर के चेंज होने से, बीटा के चेंज होने से, तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल जाएगा, और चेंज होगा तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनपुट सेक्शन से फिर से यदि मैं क्लोज्ड कर्व में KVL अप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर से ये जो VCC है बहुत ग्रेटर होता है, ठीक है, VVE के कंपेयर में, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा VCC इक्वल टू क्या मिलेगा, ये नेगलेक्ट हो गया इतना, तो IB का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा। ठीक है, IB का वैल्यू जो है मुझे इतना मिल जाएगा, VCC माइनस I इंटू RE अपॉन RB। अब देखिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी को चेक करना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, यदि ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर है उसको मैं इंक्रीज़ करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को जैसे ही मैं इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो हम जानते हैं कि क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण इलेक्ट्रॉन और होल जो है फ्लो होते हैं, उनके थ्रू जो है एक लीकेज करंट ICBO जो है क्या होता है, फ्लो करने लगता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ICBO को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये मेन रोल जो है वहाँ पर क्या करता है, अपना निभाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के वर्किंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं क्या करता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पर तो ICBO इंक्रीज़ होगा, मतलब उसमें क्या होगा, लीकेज करंट जो है क्या होगा, कलेक्टर टू बेस विथ ओपन एमीटर, ठीक है, इस सर्किट में क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और ICBO इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ICBO इंक्रीज़ करेगा तो ICEO 1 प्लस बीटा टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, मतलब ICEO भी जो है इंक्रीज़ करेगा। ये भी क्या होता है, कलेक्टर टू एमिटर करेंट होता है विथ ओपन, ठीक है, बेस होता है ये। ठीक है, ये हमने देखा है इसमें, इस वाले, ठीक है, अपने पुराने लेक्चर्स में हम देख चुके हैं इसके बारे में। तो ये क्या होता है, लीकेज करंट होता है। ठीक है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो है फ्लो करता है जब हम टेम्परेचर को ट्रांजिस्टर का इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इनका वैल्यू जो है बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये इंक्रीज़ करता है ICEO लीकेज करंट, ठीक है, अब ये इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर जो है IC भी तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, हम इसको नहीं देख रहे हैं, केवल इसको देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो ICEO के इंक्रीज़ होने से IC जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। ये तो बहुत कम होता है तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। अब IC इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो IE भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो IC के इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है, IE जो है क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब IE इंक्रीज़ होगा मतलब यहाँ पर देखिए IE इंक्रीज़ होगा मतलब IE इंटू RE भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, ये वाला IE यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो करंट जब इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो IC इंटू RE क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, IE के इंक्रीज़ होने से IE इंटू RE भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया हमारा। अब IE इंटू RE इंक्रीज़ हो गया, यहाँ से देखिए, ठीक है, RB तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब IE इंटू RE ये इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ मतलब
सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वी सी सी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, वी सी सी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप है, और ये सप्लाई वोल्टेज है। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप यदि वी सी सी में से मैं माइनस कर दूं तो वी सी सी का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब वी सी सी का वैल्यू कम हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए वी सी सी का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पहले जो आई बी का वैल्यू था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वी सी सी का वैल्यू कम हुआ तो आई बी का वैल्यू जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो आई बी का वैल्यू जब कम होता है तो हमारे पास रिलेशन होता है आई सी इक्वल टू यहाँ पर बीटा आई बी प्लस क्या होता है आई सी ई ओ, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब आई बी का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, ये वाला, ठीक है, आई बी का वैल्यू जब डिक्रीज़ होता है तो आई सी का वैल्यू जो है क्या मिल जाता है, मुझे सेम मिल जाता है। ठीक है, या फिर इसको मैं ये कहूँ, यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में यदि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, आई बी का वैल्यू कम हुआ तो यहाँ से आई बी का वैल्यू कम होगा तो आई सी का वैल्यू क्या हो जाता है, फिर से हमें सेम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो है बढ़ गया, ठीक है, लेकिन ये जितना बढ़ा है यहाँ पर आई बी जो है उतना घट जाता है अंत में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई सी बी ओ आई सी ई ओ ये बढ़ा, ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते आई बी जो है कम हो गया, तो ये बढ़ा लेकिन ये घटा, तो एंडिंग में हमें जो आईसी का वैल्यू होता है वो जितना था उतना ही मिल जाता है। मतलब यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि आईसी जो है, ठीक है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है टेम्परेचर जो डिपेंडेंसी है आईसी की वो जो है यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम किस पर देखेंगे कि क्या ये, ठीक है, क्या ये बीटा वेरिएशन पर जो है डिपेंड करता है। ठीक, तो चलिए हम अब वो इक्वेशन देखते हैं जिसमें आईसी और आईबी जो है दोनों एक साथ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आईबी का वैल्यू निकाला था, सॉरी आईसी का वैल्यू ये हमने निकाला था। ठीक है, हमने देखा कि आईसी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो जो है ठीक है अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आईसी जो है अब क्या बीटा पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए वी सी का वैल्यू भी अब आईसी जो है डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, तो ये सब जो है फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो हम वी सी का वैल्यू भी जो है प्रॉपर तरीके से फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए अब मुझे क्या करना है, आईसी को जो है इस बीटा से जो है इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मैं नेगलेक्ट कब कर पाऊँगा, ये तो कांस्टेंट है, तो आर ई का वैल्यू यदि मैं क्या करूँ, बहुत ग्रेटर देन कर दूँ। ठीक है, आर बी अपॉन बीटा के रिस्पेक्ट में, बीटा तो कांस्टेंट है, मतलब आर बी के रिस्पेक्ट में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर ई है इसका वैल्यू जो है बहुत इंक्रीज़ कर दूँ आर बी के कंपेयर में, मतलब आर बी का वैल्यू जो है मैं कम कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईसी जो है बीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये एक कंडीशन है। लेकिन ये करने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यदि मैं आर ई का, ठीक है, आर ई का वैल्यू जो है इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ई का वैल्यू इंक्रीज़ करने से यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, आर ई को इंक्रीज़ करूँगा, आर बी को कम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। मतलब यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो अधिक है, तो मुझे और ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मुझे वी सी सी का वैल्यू जो है क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यदि मैं वी सी सी का वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो
इसका वैल्यू तो कम है आरबी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो कम होगा, तो वो कम होगा मतलब इसमें आईबी का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आईबी के वैल्यू को जो है यहाँ पर क्या करना है, मुझे कम करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आईबी होता है, ठीक है। आईबी का वैल्यू मैं कम करूँगा तो आईसी का वैल्यू मुझे कम मिलेगा, और आईसी का वैल्यू मुझे इतना कम रखना है कि मैं इसको ऑपरेटिंग पॉइंट के सेंटर में लाई कर सकूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, इसके लिए पुराना जो सर्किट का केस है वो मुझे फिर से अप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ पर जो है एक कम मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है, बेस बायस बैटरी जो है फिर से मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा इधर, और ये जो है इससे यहाँ पर VCC मैं कनेक्ट करूँगा, मतलब VCC केवल इसी साइड में लगाना पड़ेगा अलग से, और ये VBB बेस बायस बैटरी जो है कम मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए तो ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बेस बायस बैटरी और लगाने से, ठीक है, यहाँ पर 2 सप्लाई वोल्टेज देना पड़ेगा, मतलब सर्किट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मुझे जो है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसको जो है, इस सर्किट को यूज़ करने के लिए मुझे आरई का वैल्यू जो है बढ़ाना पड़ेगा। आरई का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप जो बढ़ रहा है इसके लिए मुझे जो है ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा सप्लाई दे रहा हूँ तो यहाँ जो आरबी का वैल्यू है कम रहेगा, मतलब यहाँ पर कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो यहाँ पर आईबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आईबी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आईसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, और आईसी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वो जो है ऑपरेटिंग पॉइंट पर सेंटर में ठीक से जो है लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कंडीशन भी जो है नहीं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़े कि एक और स्मॉल मैग्नीट्यूड का बेस बायस बैटरी जो है यहाँ पर लगाना पड़े, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अब देखिए एक केस और देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स जब हम लगाते हैं VCC, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स जब मैं लगाऊंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, VCC लगाऊंगा तो यहाँ पर I का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब I इंटू RE, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, IE का वैल्यू जो है बढ़ गया, और हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। यदि मैं IB का जो वैल्यू बढ़ा वो बहुत स्मॉल बढ़ा मानूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, IE इक्वल टू IC लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ये फीडबैक की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। कैसे, आई का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो आईसी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अधिक हो रहा है, ठीक है। आरई को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जो सोर्स लगा रहा हूँ, मतलब ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का सोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ आई का वैल्यू बढ़ रहा है। तो आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो आईसी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो एमिटर टर्मिनल है ये जो है कॉमन है बेस और किसके लिए, यहाँ पर एमिटर के लिए, ठीक है। मतलब ई टर्मिनल क्या है, कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से आई बढ़ने पर यहाँ पर, ठीक है, आई बढ़ने पर आईसी बढ़ रहा है, और आईसी बढ़ रहा है तो फिर से आई भी बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई बढ़ रहा है तो मेरा आउटपुट करंट जो है बढ़ रहा है, आउटपुट करंट बढ़ रहा है तो मेरा इनपुट करंट और बढ़ रहा है, मतलब आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो इनपुट के रूप में मुझे फीडबैक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आईबी जो है और बढ़ रहा है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ आरई मैं रजिस्टर लगाया हूँ ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, तो ये आरई जो है वो क्या कर रहा है काम, फीडबैक एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि एमिटर यहाँ पर जो है क्या है, कॉमन है, ठीक है। आई बढ़ेगा, आरई को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आई का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा वोल्टेज, मतलब वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो आई बढ़ाने पर आईसी बढ़ता है। अब आईसी बढ़ाने पर बीटा, ठीक है, जो इनपुट करंट है यहाँ पर वो ऑलरेडी बढ़ रहा है आउटपुट करंट के बढ़ने से, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इसी कारण इसको जो है बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक रजिस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। एमिटर फीडबैक मेथड भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तक इस तक देखा। तो ये जो है मेथड जो है ये बीटा वेरिएशन को जो है ये
क्या कर रहा है, मतलब बीटा वेरिएशन को जो है दूर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमें एक और बेस बायस बैटरी सप्लाई करना पड़े ऐसा कंडीशन हम नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इस मेथड को जो है हम ठीक है यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसके बाद हम उसमें और भी मॉडिफाई करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पता चला कि ये आईसी जो था मेरे पास, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट में ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था, ये इसका एडवांटेज मिल गया, लेकिन ये बीटा वेरिएशन को जो है सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर देख लेते हैं वो कितना आता है। ठीक है, वी हैव फ्रॉम इनपुट सेक्शन बाय अप्लाइंग केवीएल। अब केवीएल अप्लाई करने पर इनपुट सेक्शन में जो क्लोज्ड सर्किट हमने कंसिडर किया था ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। तो यहाँ पर आई की जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी सी सी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी ई, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई बी इंटू ये माइनस आई बी इंटू आर ई हो जाएगा, माइनस आई बी इंटू आर ई, और माइनस आई सी इंटू आर ई हो जाएगा, माइनस आई सी इंटू आर ई। ये मैं पुट किया हूँ यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो। तो वी सी सी इक्वल टू हो जाएगा, मुझे आई बी यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो माइनस आई बी बाहर निकालूंगा तो आर बी प्लस आर ई बच जाएगा, क्या बचा, माइनस वी बी ई माइनस आई सी इंटू आर ई इक्वल टू ज़ीरो। अब यदि मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट एबो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई सी वी गेट। अब यदि इसको मैं आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये कांस्टेंट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये बाहर निकाल सकता हूँ, तो डी आई बी अपॉन डी आई सी, ठीक, ये हो जाएगा। माइनस वी बी जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। माइनस आई सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इनटू आर ई इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आई बी अपॉन डी आई सी इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव आर ई, और ये माइनस वाला टर्म है तो ये माइनस पॉन में आ जाएगा आर बी प्लस आर ई, मतलब डी आई बी अपॉन डी आई सी इक्वल टू मुझे इतना मिल गया। अब मैं ये क्यों निकाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इस इक्वल टू होता है मेरे पास 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डी आई बी अपॉन डी आई सी। ठीक है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ डी आई बी अपॉन डी आई सी की जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एस इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस हो जाएगा माइनस प्लस बीटा इंटू आर ई अपॉन आर बी प्लस आर सी हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई होगा ये, ठीक, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस बीटा इंटू आर बी प्लस आर ई ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू मुझे मिल जाएगा आर बी और आर ई दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। अब देखिए, ठीक है, इफ़ आर बी लेस देन 1 प्लस बीटा, मतलब आर ई के मैग्नीट्यूड को जो पिछले केस में हमने देखा था, ठीक है, यदि बहुत अधिक बढ़ा दूँ, हालांकि वो हम नहीं किए ना ही करेंगे, क्योंकि सर्किट में फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें लो मैग्नीट्यूड का जो है पावर सप्लाई करना पड़ेगा, जो बेस बायस, मतलब बेस को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस बनाए रखेगा, मतलब आई बी के वैल्यू को वो कम रखेगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे नहीं। यदि हम करते, ठीक है, ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर मिल गया। अब यदि हम उस केस को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बी बहुत लेस देन होगा 1 प्लस बीटा आर ई के कंपेयर में, तो आर बी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये आर बी को, ये तो कांस्टेंट है, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस बीटा आर बी ज़ीरो हो गया इंटू आर ई है, ठीक, अपॉन आर बी ज़ीरो, तो 1 प्लस बीटा आर ई, तो ये बीटा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा कैंसिल, आर ई अपॉन आर ई, ठीक, कैंसिल, 1 बचेगा, तो एस नियरली क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और 1 क्या होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर का जो है क्या होता है, आइडियल जो है क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, हियर स्टेबिलिटी इज नियरली 1 एंड इज स्मॉलर इज कम्पेयर टू फिक्स्ड बायस सर्किट। ठीक है, तो फिक्स्ड बायस सर्किट के कंपेयर में यहाँ जो है जो स्टेबिलिटी फैक्टर का, उसमें तो 1 प्लस बीटा मिला था, तो इसमें 1 प्लस बीटा से इसमें भी जो है क्या होगा, इसको हम इसका वैल्यू निकाल कर जब इसको डिवाइड करेंगे तो
क्या होगा, 1 प्लस बीटा से कम आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम ये प्रोसेस मतलब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें वो नियरली 1 मिल जाएगा, लेकिन ये हमें करना नहीं। उससे क्या होगा, सर्किट का जो है कॉस्ट वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तो ये हम नहीं अचीव कर पाते हैं, ठीक है। बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक सर्किट में, और हम क्या करते हैं उसमें फिर से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड होगा हमारा। तो इसका हम देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सर्किट अरेंजमेंट इज एडवांटेज देखते हैं। सर्किट अरेंजमेंट इज़ वेरी इजी, ओनली 1 रजिस्टर आर इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू फिक्स्ड बायस मेथड, ठीक है। इसमें क्या हमने किया है, एक और जो है रजिस्टर आर जो है हमने फिक्स्ड बायस मेथड के कंपेयर में जो है लगाया था, वहाँ पर कनेक्ट किया था, ठीक है। दिस मेथड प्रोवाइड्स मोर स्टेबलाइज्ड ऑपरेटिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू फिक्स्ड बायस मेथड। ये क्या करता है, फिक्स्ड बायस मेथड के कंपेयर में जो है ज़्यादा ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी को जो है वो ख़त्म कर दिया था। डिसएडवांटेज, ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, दिस मेथड फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ओवर द बीटा, ठीक है। बीटा जो वेरिएशन होता है उसको ये जो है उसके डिपेंडेंसी को जो है कम नहीं कर पाया था ये मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड द इनपुट सर्किट नीड्स लेस पावर सप्लाई कंडीशन एंड आउटपुट सर्किट नीड्स मोर पावर सप्लाई कंडीशन, ठीक है। इसमें जो है इस मेथड में हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, इनपुट सर्किट में जो है किसकी लेस पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही थी, वो वाला कंडीशन, ठीक है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन फाइंड करने के लिए या फिर अच्छा स्टेबलाइजेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। और आउटपुट में जो है क्या, इट्स मोर पावर सप्लाई कंडीशन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, सर्किट कॉस्टली हो रहा था। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ठीक। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्या होगा हमारा, ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस मेथड होगा। Thanks for watching the video.